हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा सोलो लेवलिंग सीज़न 2 का एपिसोड 7। तो एपिसोड की शुरुआत हंटर ऑफिस के बाहर होती है, जहां पर ढेर सारे न्यूज़ रिपोर्टर खड़े रहते हैं। जहां पर लीम हुन सुन नाम के हंटर की रैंक चेक होनी थी। उसी ने इन सभी को यहां पर बुलाया था क्योंकि वो एक फेमस एक्टर है। तभी बे और जॉय भी उधर पहुंच जाते हैं और वो दोनों सोचने लगते हैं कि आज यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों है। रिपोर्टर उनसे पूछने लगते हैं, क्या आप मिंशू को अपनी गिल्ड में लेने के लिए आए हो? लेकिन इन दोनों को पता ही नहीं कि मिंशू है कौन। दोनों यहाँ जिनवू के लिए आए हैं। जॉय कहता है कि मिंशू ने पहले से किसी और गिल्ड को ज्वाइन कर ली है, मैं तो यहाँ किसी और के लिए आया हूँ। जो सुनकर सभी रिपोर्टर निराश हो जाते हैं। बैक को भी पता चल गया था किस तरह जिन्हू ने उसके हंटर को बचाया था, जिस पर चॉय कहता है कि कम से कम हमारा हंटर मरा तो नहीं, जैसे रेड गेट पे तुम्हारा क्यून मारा गया था। खैर, ये दोनों जिन्हू इन्हें अपनी गिल्ड में भर्ती करना चाहते थे और आपस में बहस करने लगते हैं। तभी वहाँ पर लिंग यू नाम का आदमी आता है, जो कि फील्ड गिल्ड का मास्टर है, और इनसे वो पूछता है कि तुम क्या मिंशू को अपनी गिल्ड में भर्ती करने के लिए आए हो। जिस पर दोनों गुस्से में कहते हैं कि मैं मिंशू या पिंशू के लिए नहीं आया हूँ। तभी जिन हूँ भी वहाँ पे पहुँच जाता है, क्योंकि आज उसे ऑफिशियली एस रैंक मिलने वाली थी। मिंशू तभी प्रेस वालों से कहता है कि मेरे अंदर हंटर की पावर अवेकन हुई है, मैं अंदर जाके अपना रैंक चेक कराऊंगा और फील्ड गिल्ड के लिए काम करूंगा। और प्रेस वाले पूछते हैं कि क्या आप एक्टिंग करना छोड़ दोगे और फुल टाइम हंटर बन जाओगे क्या? तब मिंशू मन में सोचता है कि बिल्कुल भी नहीं, असल में पहले से ही चेक करवा ली थी कि ए रैंक है, वे सिर्फ 2 साल के लिए ही फील्ड गिल्ड में रहेगा और फिर वापस एक्टिंग करियर में लौट जाएगा। असल में मिंशू पर काफ़ी इल्ज़ाम लगे हुए हैं, तो 2 साल में लोग उन्हें भूल जाएंगे और मिंशू की इमेज क्लीन हो जाएगी। तभी जिनवू अंदर जाने लगता है। तभी मिंशू का मैनेजर उसे रोक लेता है, अभी सर का इंटरव्यू चल रहा है, बाद में आना। तभी एसोसिएशन के चेयरमैन गोगन बाहर आते हैं और वो कहते हैं कि जिनवू मेरा मेहमान है और मिंशू को मैंने मना भी किया था कि इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करो, और वो मिंशू को लेकर अंदर चले जाते हैं। और मिंशू सोचता है कि वो लड़के ने मेरा इंटरव्यू ख़राब कर दिया और वो भी अंदर जाने लगता है। जिनचुल उसे गेट पर ही रोक देता है, अभी किसी और की रैंक चेक की जा रही है, तुम फिलहाल बाहर ही वेट करो। मिंशू उससे कहता है कि तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ, अभी खड़े खड़े ही मैं तुम्हें नौकरी पे से निकाल सकता हूँ। जिनचुन कहता है कि मैं नहीं जानता तुम कौन हो। जिनबू देखता है कि जॉय और बैग भी उधर खड़े हैं। आखिर 2 साल बाद देश को एक एस रैंक हंटर मिला है। खैर, अब जिनवू से पूछा जाता है कि अब आप किस तरह का पावर यूज़ कर सकते हो। तब जिनवू तुरंत ही सोलो सोल्जर को सम्मान करता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारी रिपोर्ट पढ़ी है, तुम इससे भी ज़्यादा कर सकते हो ना। जिनवू मन में सोचता है कि लोगों ने उसकी पावर देख ली है, तो अब छुपाने से कुछ नहीं होगा। जिनवू अब ढेर सारे शैडो सोल्जर को सम्मान करता है। बैक और चोई महसूस कर लेते हैं कि जिनवू की पावर तो बहुत ज़्यादा है, बैक से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उन्हें कमरे के बाहर ही जिनवू का ऑरा महसूस हो गया। री-एवोल्यूशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जिनवू को उसका एस रैंक वाला हंटर का लाइसेंस मिल गया, तो अभी वो कोई भी गिल्ड ज्वाइन नहीं करना चाहता है। चेयरमैन जिनवू को एस रैंक मिलने पर बधाई देते हैं। जिनवू यहाँ से जाने लगता है। बाहर उसे जॉय और बैक मिलते हैं, जो कि उससे बात करना चाह रहे थे, लेकिन फिर से जिनवू उन्हें इग्नोर करके आगे निकल जाता है और कहता है कि पहले मुझे कोई और ज़रूरी काम निपटाना है। और जिनवू जैसे ही गेट खोलता है, प्रेस वाले धनाधन उसकी फ़ोटो लेना शुरू कर देते हैं। इधर सॉन्ग ही जीना को बताती है कि तुम्हारा भाई तो न्यूज़ में आ रहा है, वो देश का 10वां एस रैंक हंटर है। उसके मजदूर भाइयों को भी पता चलता है कि वो एस रैंक हंटर है। जूही भी न्यूज़ देखकर खुश होती है और जीहुन के पुराने साथी और चाहिन को भी खबर मिल जाती है। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पिछले 2 सालों से कोई भी नया एस रैंक हंटर नहीं बना था। सब लोग मिंशू को छोड़कर जिनवू का इंटरव्यू लेने लग गए। इधर जिनवू अपने फादर को बताता है कि जिनवू ने उनकी गिल्ड ज्वाइन करने से मना कर दिया है। एक मिशन है जिसे वो अकेले ही पूरा करना चाहता है, जिसके लिए वो लड़ता रहेगा और स्ट्रांग होता जाएगा। जिनवू सोचता है कि अब वो जल्दी से डीमन कैसल वाले मिशन को पूरा कर लेगा। बिल्कुल वो चाहता है कि जिन्होंने उसका टीम ज्वाइन करे। इस बात पर जिन्हू को अपने पापा से डांट पड़ती है।
पहले तो तुम इस गिल्ड के मास्टर बनना चाहते थे और अब जिन्वू के लिए सब कुछ छोड़ के जाना चाहते हो। जो भी हो वो जिन्वू के साथ रहेगा। इधर प्रेस वाले जिन्वू से बात करना चाहते थे। बैक कहता है कि तुम इनसे बात करोगे तो थक जाओगे, हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। जिन्वू कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है और अचानक से जिन्वू सबके सामने से गायब होकर चला जाता है। जॉय कहता है कि ये केवल पावरफुल ही नहीं जादूगर भी है। जिन्वू की स्पीड को देखकर बैक के होश उड़ गए थे। जिन्वू को अब अच्छा गियर खरीदना था। हंटर ऑक्शन में जाता है। उसे एक ऐसा आर्टिफैक्ट चाहिए था जो कि फायर वाले अटैक से उसकी रक्षा करे। इस काम के लिए मैनेजर उसे एक क्लॉक दिखाता है जो कपड़ों के ऊपर पहनते हैं। उसकी कीमत देख जिन्वू की हालत ख़राब हो जाती है। जिन्वू कहता है कि थोड़ा डिस्काउंट करो भैया, रोज़ आपके यहाँ से मैं लेता हूँ सामान। मैनेजर कहता है कि हमारे यहाँ के स्टोर का प्राइस फिक्स है, लेकिन आप यहाँ का ग्लास तोड़ सके तो ये प्रोडक्ट मैं आपको फ्री में दे दूँगा, क्योंकि ये ग्लास मैजिक से बने हुए हैं, कीमती आर्टिफैक्ट्स के प्रोटेक्शन के लिए। जिन्वू अब ग्लास तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अरे सर, मैं तो मजाक कर रहा था, ग्लास को छुआ भी तो सिक्योरिटी अलार्म बज जाएगा। जिन्वू कहता है कि उसे चाकू टाइप एक हथियार चाहिए, तो एक दूसरा मैनेजर उसे अपने साथ ले जाता है। ये आदमी देखता है कि जिन्वू ने तो कांच को छुआ भी नहीं था, फिर भी उसमें क्रैक आ गया था। इधर जिन्वू को एक चाकू पसंद आ जाता है, लेकिन वो बहुत ही महंगा था। अब जिन्वू अपना डैगर मैनेजर को दिखाता है और कहता है कि इसकी कीमत क्या होगी। मैनेजर कहता है कि इसकी कीमत कम से कम 100 मिलियन होगी, जो सुनकर जिन्वू हैरान हो जाता है, क्योंकि ये डैगर उसने सिस्टम से ख़रीदा था, वो भी बहुत सस्ते में। यानी कि सिस्टम से मिले हुए आइटम असली दुनिया में बहुत ही महंगे होते हैं। वो सोचता है कि इन आइटम को बेचकर आर्टिफैक्ट्स खरीद लूँगा, लेकिन अब उसका मन बदल जाता है। इधर बैक सोचता है कि जिन्वू दिन ब दिन इतना स्ट्रॉन्ग कैसे होते जा रहा है। उसकी सेकेंड अवेकनिंग तो काफ़ी टाइम पहले हुई थी, तो उसकी पावर बढ़ते कैसे जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं उसकी सेकेंड अवेकनिंग हुई ना हो और वो किसी दूसरे तरीके से लेवल अप कर रहा हो। इधर जीना देखती है कि आखिरकार मीडिया वाले उसके घर के सामने से चले गए थे। जिन्वू उसे बताता है कि फिर से वो एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा है। तभी उनके घर की घंटी बजती है और जिन्हू आता है। जिन्हू अपना बोरिया बिस्तर लेकर जिन्हू के पास आ गया। जिन्हू अब जीना से कहता है कि मैं इसके साथ में एक हफ्ते के लिए काम पे जा रहा हूँ। उस रात को जिन्वू के कमरे में ही सोता है। जिन्वू को जीना की चिंता हो रही थी कि जब वो बाहर जाए तो कोई उस पर हमला ना कर दे, तो उसकी रक्षा के लिए जिन्वू फैन के 4 गार्ड को रक्षा के लिए रख के जाता है। देखता है कि ये तो 3 ही है, चौथे को तो उसने छत से चिपका दिया है। उसके शैडो को एक्सट्रैक्ट करना तो भूल ही गया। खैर, जीना के प्रोटेक्ट के लिए इन तीनों में से कोई भी एक काफ़ी होगा और अब वो शैडो बन के जीना के साथ में रहेगा। इसके बाद जिन्हू अपने मोहल्ले की सिक्योरिटी को भी बढ़ा देता है और वो कुछ शैडो सोल्जर को सम्मान करता है और उन्हें मोहल्ले की पेट्रोलिंग पर लगा देता है, ताकि कोई बुरा इंसान मोहल्ले के आसपास भी ना भटके। उस समय आसमान में एक एंड को उड़ते हुए देखते हैं, जो कि शायद उसी जेजो आइलैंड से उड़ी होगी। खैर, अगले ही दिन जिन्वू जिनो के साथ निकल जाता है। जिन्वू कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए ट्रेनिंग के लिए जा रहा है। इसके बाद जिन्वू फिर से डीमन कैसल में एंटर करता है। वो अपने साथ में 2 आइटम भी लाया था, जिससे उसे हीट प्रोटेक्शन मिलेगी। तभी उसे एक क्वेस्ट मिलता है कि उसे डीमन मोरान को मारना है। अब पिछली बार जिन्होंने 75 फ्लोर पार कर लिए थे, अब वो सीधा 76वें फ्लोर पे जाता है। इधर जिनो के फादर और मदर बात कर रहे थे कि जिनो ऐसे घर छोड़कर चला जाएगा। तभी जिनो के फादर को हार्ट अटैक आता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। इधर जिन्वू के सामने बहुत बड़ा डीमन आता है। उसे मारने के लिए जिन्वू डस्ट को सम्मन करता है और उसे अपना स्पिरिट ऑफ एनराइज भी दे देता है, जिससे उसकी पावर बढ़ जाए। डक्स अपने पावर से डीमन को एक ही झटके में राख बना देता है, जो देख जिन्वू भी हैरान था। इधर जिन्हो के फादर मियो खान को होश आ जाता है। उन्हें अटल स्लम्बल नाम की एक बीमारी हुई है। इस बीमारी वाला आदमी एक बार सोता है तो फिर कभी नहीं जागता। डॉक्टर पूछता है कि आपके आसपास में कोई हंटर रहता है क्या, क्योंकि लोगों का शरीर मैजिक पावर को सहन नहीं कर पाता है।
और इन्हें ये बीमारी लग जाती है। मियोनगान बताता है कि मेरा बेटा एक हंटर है। डॉक्टर कहता है कि पक्का नहीं है कि आपको ये बीमारी कैसे लगी है। मियोनगान सोचता है कि मैजिक पावर से भरी हुई इस दुनिया में मेरा शरीर ही मैजिक पावर सहन नहीं कर पाया, यानी कि इस दुनिया ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। दूसरी तरफ हम दो हंटर्स को देखते हैं जो कि समुद्र किनारे घूम रहे थे। अचानक ही इनके सामने वो एंट आ जाता है जो कि जेजो आइलैंड से उड़ा था। इधर जिन्वू ने अपने सोल्जर को 6 टीम में बांट दिया था और सभी को अलग अलग काम में लगा दिया था और सभी को अलग अलग ऑर्डर दिए थे और हर एक टीम अलग अलग तरीके से काम करेगी और जो भी दुश्मन सामने आएगा उसे मार देगी और जैसे ही अगले फ्लोर का परमिट मिलेगा मुझे आके बताएगी। इस तरीके से जिन्वू जल्दी जल्दी आगे बढ़ पाएगा। पिछले 2 दिनों में वो 80वें फ्लोर पे आ गया है। तभी वो देखता है कि उसका माना लेवल कम हो रहा था, यानी कोई था जो कि उसके सोल्जर को मारता जा रहा था। ये हाई कॉल वाली टीम थी जो कि टीम से पीट रही थी। इस डीमन ने पहले टीम ए पर अटैक किया, उसके बाद टीम बी पे और उसके बाद में टैग वाले टीम को भी अटैक करके ख़त्म कर देती है। जिन्वू गायब होकर ये सब देख रहा था। ये डीमन नाइट जिन्वू पर भी अटैक कर देते हैं, लेकिन जिन्वू इन्हें आराम से मार देता है और आखिरी बचा नाइट तो जिन्वू को देखकर ही डरने लगता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके मुझे बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और मैं मिलूँगा आपसे किसी नए दिन नए वीडियो के साथ।